सो द हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एचसी वर्मा की ऑब्जेक्टिव वन टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 और 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शंस का। सो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए सबसे एमपी क्वेश्चन हो सकते हैं जेडबलई नीट एंड गुड सेट के लिए। एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की इस बुक्स में से लिए गए एकदम आईएमपी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है बच्चों। तो ये वीडियो लेक्चर्स हमारा लाइव होगा, यानी कि मैंने जब अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव लेक्चर्स लिया था, इस वीडियो का एक पोर्शन है। आई थिंक आप इस वीडियो लेक्चर्स को खुद ऐसे ही फील करोगे कि यू आर लाइव विथ निकुंज सर, यानी कि मेरे साथ आप लाइव ही लेक्चर्स में हो, ऐसा फील करोगे। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट द स्टार्ट द चैप्टर कैपेसिटर्स। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 31 एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव वन यानी कि फर्स्ट टाइप के जो ऑब्जेक्टिव है, ओके, वो हम सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपेसिटर ऑफ द दे देता है ना, थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट आपका क्लियर करा देता हूँ। सारे जो फॉर्मूलाज है कैपेसिटर्स के, ओके, वो रिवाइज कर लो, जिससे आपको थोड़ा, यदि किसी ने रिवाइज नहीं किया हो, टाइम ना मिला हो, तो क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट कैपेसिटेंस का क्या था फॉर्मूला? C इज इक्वल टू Q बाई V, याद हो तो, यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी दूर होगी तो C लगेगा कांस्टेंट। दूसरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R, यानी कि C प्रोपोर्शनल टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था पैरेलल प्लेट, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब यदि कैपेसिटर के बीच में यदि मैं डाइलेक्ट्रिक के रख दूं, तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा K इंटू C। ओके, कैपेसिटर्स के ऊपर फोर्स का जो फॉर्मूला लग रहा था उसका फॉर्मूला था CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर अपॉन D। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं हम, तो डिवाइड बाय के हो जाता है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस में ये एक एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक रखने से, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कम होगा, यानी कि डिवाइड होगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटेंस का हाफ CV स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला था Q स्क्वायर अपॉन 2C, और एक फॉर्मूला कुछ बन रहा था Q इंटू V। ये किसका फॉर्मूला? एनर्जी का, कैपेसिटेंस के एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला बनता था, याद हो तो, यदि एनर्जी डेंसिटी रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर? अब दूसरे इंपोर्टेंट फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए, सीरीज के लिए, यदि सीरीज में लगाऊंगा कैपेसिटर्स को ऐसे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस हिसाब से आएगा, यदि C1 C2 कैपेसिटर्स है तो। और यदि उसको मैं पैरेलल में लगाऊंगा, कैपेसिटेंस को यदि पैरेलल में ज्वाइन करूंगा, देन आफ्टर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि एडिशन होगा। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर है, तो मैं आगे चैप्टर्स को स्टार्ट करूं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि कैपेसिटेंस के अंदर, कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to potential V, the flux of the electric field through the closed surface enclosing the capacitor। अब समझ लो ये कैपेसिटर है। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको पता है कि दोनों प्लेट के ऊपर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं। अब यदि मैं उसको क्वेश्चन सरफेस लू, इसको ये समझ लो मेरा पूरा कैपेसिटर क्वेश्चन सरफेस के अंदर आएगा, तो मुझे यहाँ फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला बनता है, याद हो तो आपको, सॉरी, फ्लक्स का फॉर्मूला फाइंड करना है, क्योंकि फ्लक्स फाइंड करना है यहाँ।
तो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा, याद हो तो आपको क्वेश्चन लो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q क्या था, नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यहाँ क्या था, ये नेट चार्ज। अब यहाँ क्या हो रहा है, प्लस Q माइनस Q, तो एक्चुअली नेट जो चार्ज होगा प्लस Q माइनस Q, तो आंसर फाइनली नेट चार्ज हो जाएगा 0। अब चार्ज 0 है, इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हमारा आंसर डी जो आंसर है वो हमारा प्रॉपर मैच हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा डी। ओके, आई थिंक क्लियर है सभी को, यस और नो में आंसर दे देना, तो मैं आगे क्वेश्चन Yes, sir. Yes, sir. charge enclosed by the capacitors is zero, net charge enclosed by the capacitor is zero, and that's why the electric flux will be also zero. ओके, याद रखना है, वैसे कॉन्सेप्ट आपके लिए नया था, शायद मैंने लेक्चर्स के अंदर भी एक्सप्लेन नहीं किया था ये चीज। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टू कैपेसिटर ईच हैव कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज V ज्वाइंट इन सीरीज। अब क्या करना है, यहाँ मुझे दो कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइंट कर देना है बच्चों। टू कैपेसिटेंस each having the capacitance C and having the voltage V are joined in series. Now we have to find out the equivalent capacitance C and breakdown voltage, यानी कि टोटल वोल्टेज आपको फाइंड करना है पूरे कॉम्बिनेशंस का, यानी कि ये जो सर्किट बनी हमारी इसका कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशन वोल्टेज फाइंड करना है। अब आपको पता है कि सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, तो यहाँ V होगा, यहाँ V होगा, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, कोई आंसर दे सकता है? सीरीज के अंदर क्या होता था, 2V. वेरी गुड, 2V. एडिशन होगा, वोल्टेज एडिशन होता है। Yes. तो Sir, option D answer. ओके, अब कैपेसिटेंस क्या है यहाँ, CC, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/C वाला था Yes, sir. सीरीज के लिए। अब दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, C LCM ऊपर 1 + 1 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को यदि मेन बनाओ तो C/2, तो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला C/2 एंड इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू हमें मिली 2V। तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है हमारा, डी ऑप्शन। वेरी गुड, डी ऑप्शन। क्लियर? Yes, sir. श्योर ना? अब देखो मैं आपको Yes, थोड़ी sir. दूसरी हिंट दूं, यदि कैपेसिटर सेम हो, यदि सी की सेम कैपेसिटेंस हो ना, सेम वैल्यू के, तो सीरीज के लिए उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C/N। जैसे आपको याद हो तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस के केस में समझाया था, आईसीसी वाले बच्चों, याद है? Yes, sir. वैसे ये पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा N × C। अब बोलोगे सर ये N क्या है, तो N इज नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। अब ऐसे यहाँ आप देखो सीरीज है, दो कैपेसिटर्स थे, एक की वैल्यू थी C/2, डायरेक्ट आंसर आ चुका। देखो यहाँ जो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वैल्यू ज्यादा होगी, बहुत सारे कैपेसिटेंस होंगे, तो इसी हिसाब से डायरेक्टली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो आप। ओके, याद रखना ये फॉर्मूला। अब चलो 10 कैपेसिटेंस हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, C/10. C/10। और पैरेलल में यदि 10 कैपेसिटेंस हो तो 10C. वेरी 10C. 10C। आगे बढ़ू, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का, सेम तो नहीं है, हाँ से, अरे यहाँ क्या है देखो, एक मिनट हो, चलो। If the capacitance in the previous questions are asked in the parallel, अब सिंपल चीज है, क्वेश्चन तो वही लग रहा है मुझे, खाली क्या था यहाँ सीरीज की जगह पैरेलल में लिखा। चलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 2C. वेरी गुड, C. NC, एडिशन होगा C + C। अब वोल्टेज कितना होगा बोलो, चलो V. Q, खाली V, sir.
सर भी सेम होगा। सर रहेगा। वोल्टेज सेम रहता है, सेम रहेगा, वेरी गुड। सेम रहता पैरेलल है, के लिए Same. वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम। यानी कि पैरेलल सर्किट के लिए वोल्टेज विल बी सेम फॉर ऑल कंपोनेंट, either it is capacitor, either it is resistance, voltage will be same in parallel circuit. तो 2C और V, 2C और V कौन सा ऑप्शन है हमारा? C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन shown in the figure। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं अभी है ना मैं एक बुक सोल्व कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की, हमारे जो सब्जेक्ट आता था ना उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस को जब सीरीज पैरेलल के लिए ज्वाइन करते थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का जब हमें डिरिवेशंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है ना, तब उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन यूज होते थे ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था। ध्यान रखो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में कैसे अलग अलग ऐसी मेथड, इतनी गारंटी आप कोई भी जगह कहीं भी आपको दिखने आप मिलने, क्योंकि वो इंजीनियरिंग के लिए जो शॉर्टकट यूज करते थे ना हम, सर्किट एंड नेटवर्क एक हमारा सब्जेक्ट होता था, उसके अंदर जो टेक्निक थी मैंने इस 12th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक है ना उसके अंदर लिंक करवाई है, तो शायद आपको शायद हेल्पफुल होगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटेंस को पैरेलल सीरीज ऐसा कुछ लग रहा है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। आपके पास पता है कि इक्विवेलेंट के यदि सीरीज हो तो ऐसे होता है और पैरेलल हो तो ऐसे होता है। सीरीज के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे बताओ कि कौन सा कैपेसिटेंस कौन से कैपेसिटर के साथ सीरीज में है और पैरेलल में, कोई बोलेगा आंसर? क्या क्या हम सीरीज और क्या पैरेलल लेंगे तीन में? ट्राई करो बच्चों प्लीज। नहीं आइडिया किसी को तो समझा दूं मैं। सर आई थिंक तीनों सीरीज में ही है। फर्स्ट थर्ड छे सीरीज થઈ જશે। सर फर्स्ट सेकंड पैरेलल होगा और थर्ड सीरीज में लेंगे। लेंगे। सर फर्स्ट फाउंडेशन सेकंड टू ग्रुप पैरेलल আছে। होगा और थर्ड को हम सीरीज में लेंगे। यस सर। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर एग्री विद दिस। यस सर। ओके, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सच में आपने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, तो ऐसे भी हो सकता है। पहली चीज तो याद रखो, इसको मेथड बोलते हैं वोल्टेज मेथड। जब आपको सीरीज और पैरेलल कौन सा कंपोनेंट कौन सी सीरीज में है पैरेलल के है वो नहीं समझ में आए, तो आपको ये मेथड आपको यूज करनी है, वोल्टेज मेथड जिसको हम बोलते हैं। आपको क्या करना है, जो दो पॉइंट के बीच में हमें वोल्टेज फाइंड करना है, समझ लो मुझे यहाँ अभी मैं कैपेसिटर को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब मुझे ये दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज फाइंड करना है। अब मैं इस लाइन से आगे जाऊंगा, जहां जहां कोई बीच में कंपोनेंट नहीं आएगा वो हर एक पॉइंट पे कैपेसिटेंस VA ही रहेगा। वैसे इस साइड आऊं यदि मैं, तो यहाँ तक वोल्टेज हो जाएगा VB। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे वोल्टेज B है, सॉरी VA ही होगा यहाँ। ओके, अब यहाँ VB ले लेता हूं मैं, वही रास्ता पकड़ना है मुझे, जहां जब तक कोई कंपोनेंट बीच में ना आ जाए तब तक वोल्टेज सेम रहेगा, तो मैं यहाँ VB लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ आगे बढ़ूंगा, सिमिलरली यहाँ भी मैं VB लिख सकता हूँ। अब कुछ समझ में आया आपको? थर्ड नंबर के कैपेसिटर्स के लिए वोल्टेज क्या है, दोनों साइड सेम। अब वोल्टेज सेम तो वोल्टेज डिफरेंट क्या हो जाएगा, 0। अब सेम वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंट 0 है, तो करंट पास होने का चांसेस ही नहीं, यानी कि यहाँ कोई भी करंट पास होगा ही नहीं, यानी कि ये कैपेसिटर्स को हम एज ए निगलेक्ट कर सकते हैं। याद रखना, इसको कुछ लेना ही नहीं है, वो कोई काम का नहीं है कैपेसिटर। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। क्या करना है, जो पॉइंट है उसके साथ आगे Yes, बढ़ते sir. जाना है। आपको ऐसा लगा कि ये पॉइंट का वोल्टेज कितना है, तो मुझे बीच में यदि कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो सेम होगा। सिमिलरली यहाँ भी सेम होगा। VB के लिए मैं आगे बढ़ते जाऊं,
यहाँ तक पहुंचा, कोई कंपोनेंट बीच में नहीं आया तो वोल्टेज सेम है, यहाँ भी वोल्टेज सेम है। जब वोल्टेज दो पॉइंट के बीच में सेम होते हैं तो दोनों के बीच में कोई करंट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि करंट पास करने के लिए इसी चैप्टर में हम सीखे थे वोल्टेज का डिफरेंट जरूरी है, वोल्टेज नहीं जरूरी है। तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस 0 है, दैट्स व्हाई वी निग्लेक्ट दिस कैपेसिटर्स। नाउ द बोथ कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल सर्किट, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। अब यदि दोनों की वैल्यू सी है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्लस C, आंसर आ जाएगा 2C। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इतनी गारंटी 90% स्टूडेंट्स आर फेल्ड विद दिस क्वेश्चन। बहुत इजी था लेकिन इतना माइंड में आ ही नहीं सकता आपको। क्लियर है? फोर्थ नंबर। यस सर। ओके, आगे Yes, जाऊं sir. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes. Yes, sir. Dielectric slab is inserted between the plate of isolated capacitor। याद रखो, आइसोलेटेड कैपेसिटर के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखूं, वैसे थियरिकल क्वेश्चन है, ट्राई करो आंसर देने का। तो दोनों के बीच में फोर्स, अब ये दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट का प्लेट रख देता हूं मैं, तो फोर्स कितना हो जाएगा? चलो, एनी एजम्पशन? कोई स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन हो तो बोलो, चलो जल्दी, अदरवाइज मैं समझा दूं। नहीं है कोई आंसर? ये ट्राई तो Sir, करो यार, वैसे increases. गप्पे मारो। सर Sir, अनचेंज increases. रहे, अनचेंज। ओके, एक बोल रहे अनचेंज, अब बोलो क्यों अनचेंज? Sir, सर सर इंक्रीज कैपेसिटर होगा। आइसोलेटेड है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोलियो आप? रुशील। वाह भाई वाह, अब सही में आज खुश हो गया यार मैं। सिंपल चीज है, कैपेसिटर क्या है, यहाँ आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड कैपेसिटर का मीनिंग क्या, तो वो किसी के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं, यानी कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है ही नहीं, तो कहाँ करंट पास होगा और करंट पास नहीं होगा, तो यहाँ बीच में कुछ भी डाल दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दैट मीन्स फोर्स विल बी रिमेन्स द सेम। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये, थियरिकल। क्लियर? आइसोलेटेड के ऊपर चाहे कोई भी प्रोसेस कर लो, याद करो फर्स्ट चैप्टर का वो ऑप्शन, चार्ज इज कंजर्व्ड, मैंने समझाया था एक बॉक्स के अंदर, आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर यदि मैं चार्ज फेंकूंगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, फिर भी आफ्टर ऑल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहाँ भी फोर्स भी सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व हो रहा है, चार्ज के ऊपर कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो फोर्स का कुछ फॉर्मूला था ना, याद हो तो, यदि अभी मैंने समझाया था, क्या था फोर्स का फॉर्मूला? एक तो देखो, एक आप तो CV स्क्वायर वाला। दो, ये वो जो मैंने समझाया था वो शायद आपके लिए नहीं काम। यहाँ एक दूसरा एक फॉर्मूला है मेरे पास कैपेसिटर का, एक मिनट डिराइव में कर देता हूँ आपको। एक तो था ही जो अभी मैंने समझाया था, हाफ CV स्क्वायर अपॉन डी वाला, लेकिन यहाँ चार्ज के ऊपर नहीं है, एक दूसरा फॉर्मूला F का था, मैंने कौन सी बुक्स में पढ़ा था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मैं डिराइव करता हूँ, आई विल ट्राई, यदि आ जाए आंसर तो। एफ फाइंड करना है ना, Q into E पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू, ये बनेगा Q स्क्वायर A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। तो यहाँ क्या ओके होगा, देखो सर। एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इसलिए चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो सब वैल्यू कांस्टेंट, इसलिए फोर्स विल बी रिमेन द सेम। ओके, याद रख लेना, अच्छा फॉर्मूला है, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ू, आगे बढ़ू। यस सर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज, फॉलो अप द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका आर के साथ रिलेशन फाइंड करना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी। वैसे अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी यदि थोड़ा आगे कैलकुलेशन करो तो आंसर मिल जाएगा। चलो, कोई बोल सकता है आंसर? ई का फॉर्मूला डालना है यहाँ,
जिसके अंदर So, R 1 by आए, वो कौन R सा raised to फॉर्मूला 4. लिखेंगे? So 1 by R raised to 4, D option, D option. डी ऑप्शन, वेरी गुड। के क्यू बाय आर स्क्वायर था फॉर्मूला ई का, और ई के ऊपर स्क्वायर है, बाकी सारी वैल्यू को Yes, यदि sir. हम निगलेक्ट कर दे तो तो आर का स्क्वायर आर रेज R टू raised to 4, 4. बाकी सारी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर दे तो रो प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 4, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि जाए तो 7th नंबर का क्वेश्चन से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट ऑफ अनइक्वल एरिया। आप बोलोगे ऐसा भी हो सकता है, अनइक्वल एरिया यानी कि एक बड़ा प्लेट है और एक छोटा प्लेट है। अब दोनों के यदि में कोई क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ यदि मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, यानी कि एक बैटरी के साथ बोलते हैं सिंपल से, तो इसका प्लेट, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी ले लेते हैं। दोनों के ऊपर चार्ज है Q1 Q2। यदि ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके ऊपर Q1 चार्ज है और इसके ऊपर Q2 चार्जेस है। तो क्वेश्चंस में है Q1 लेस देन Q2, आपको कुछ दिखेगा नहीं, ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं दिख रहा है कुछ, 1 2 1 2 ले लेते हैं, राइट। अब आपको आंसर देना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। चलो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, आपको आंसर एज्यूम करना है। सर क्या ए हो सकता ऑप्शन, है? कौन सा? ए। ए, Q1 Q A बोलो चलो। Sir, A option. सर क्योंकि Because Q is directly Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए, potential. ए Q के is साथ डायरेक्टली directly प्रोपोर्शनल है। proportional to A, हाँ ऐसा किसने समझाया? सर, क्योंकि नहीं सर, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो सी की जगह पे क्यू बाई वी भी लिख सकते हैं ना। ऐसे इनडायरेक्टली फॉर्मूला नहीं डाल सकते ना, क्योंकि जब V कॉन्स्ट, अब देखो यहाँ ध्यान दो, सिंपल सी चीज है, आपको इजीली समझा देता हूँ। चलो आप ज्यादा कंफ्यूज हो गया अदरवाइज। यहाँ देखो Q का सिंपल, C का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू क्या था बच्चों? Q Q बाई by V। V. अब यदि हमारे पास जब C था ही नहीं, तब याद करो उसके ऊपर जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करते थे तो वोल्टेज इंक्रीज होता था, यानी कि चार्ज प्रोपोर्शनल टू V था पहले, तो बाद में Q का जन्म हुआ ना, सॉरी C का जन्म हुआ, तब तक तो C Yes, कांस्टेंट ही था, sir. याद है कि नहीं? Yes, sir. यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? ज्यादा चार्ज ज्यादा वोल्टेज। अब यहाँ देखो कि दोनों जो प्लेट है ना, वो एक्चुअली सेम वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। एक ही बैटरी है ना, अलग अलग तो बैटरी है नहीं दोनों के पास। दोनों जो प्लेट है वो दोनों सेम वोल्टेज सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स यदि V कांस्टेंट है, यदि V कांस्टेंट है तो QB क्या होगा? कांस्टेंट। Constant. दैट मीन्स V यदि चेंज नहीं होगा तो QB चेंज नहीं होगा, Q चेंज नहीं होगा तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज रहेगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। ओके, Yes, याद रखो, sir. इसमें से क्या सीखे कि चार्ज इज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज। पैरेलल प्लेट के लिए प्लेट के ऊपर का जो चार्ज है वो एरिया से नहीं, वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Thin plate P is inserted between the plate of a parallel plate capacitor। अब पहले ऐसा था कैपेसिटर, अब दोनों के बीच में D डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस जो है ना वो हवा में होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में कुछ ना हो ना, वो डिस्टेंस। ओके, अब मैंने दूसरा कोई एक प्लेट, इन मेटल प्लेट, यहाँ ध्यान रखो मेटल है, अब दोनों को ऐसे अरेंज कर दिया है। अब समझ में आया क्या है सिचुएशन एक्चुअली? पहले तो ये कैपेसिटर ही था ऐसे, ये जो फिगर है ना वो पहले ऐसी थी, बाद में मैंने प्लेट को ऐसे अरेंज कर दिया है, एक दोनों का जो एज है ना एक दूसरे के ऑपोजिट एज से कनेक्टेड हो। अब मुझे नया कैपेसिटेंस फाइंड करना, यानी कि जो कैपेसिटेंस था पहले सी था, जब ये कुछ था नहीं तो कैपेसिटेंस थी था। अब यदि ऐसे मैं अरेंज करके कनेक्ट करूंगा तो नया जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा? चलो, एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ आंसर? Sir, C by 2.
C/2। आई थिंक आंसर सही नहीं है, लॉजिक हो तो बताओ। चलो सर C डैश इक्वल टू KC वाला लगा सकते हैं इसमें? हमारे पास के नहीं है ना बेटा यहाँ, और वो के को कब यूज कर सकते हैं हम, ऐसे लगाए ना प्लेट तब। समझ में आया? यहाँ तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो ओके सर। कैपेसिटर का मीनिंग क्या है कि एक हवा में एयर, यहाँ एयर होनी चाहिए और खुली जगह, यानी कि ये दोनों जो कंडक्टर है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड है, यानी कि कनेक्टेड नहीं है, तब उसको हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। जब यदि मैंने दोनों, अब से ये तो कैसे स्ट्रक्चर हुई, देखो मेरे पास एक वायर था, दो वायर को मैंने ऐसे अरेंज कर दिए, हुआ कैसा समझ लो। सिंपल चीज ही ऐसे ही हुई ना, दो कैपेसिटर्स थे, ये दो वायर है, दोनों को अब दोनों के साथ ऐसे अटैच कर दिया, तो जितना चार्जेस, जो एक्चुअली कैपेसिटर का मेन कॉन्सेप्ट था टू स्टोर द चार्जेस, टू स्टोर द एनर्जी। एनर्जी कब स्टोर होगी, जब यहाँ बीच में जगह होगी तो। अब मैंने तो क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो जो जो चार्ज यहाँ पॉजिटिव आ रहा है वो सारा का सारा चार्ज, ये रास्ता मिल गया उसको, और यहाँ दूसरे प्लेट के ऊपर वो पहुंच जाएगा। डेट मीन्स दोनों के बीच में अब कोई डिस्टेंस बचा ही नहीं है। कैपेसिटेंस में दोनों प्लेट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया बीच में, 0। क्लियर स्टूडेंट्स? कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस कब वैलिड होगा, जब ऐसे कैपेसिटेंस होगा तो। यदि दोनों अब ऐसे में ज्वाइन करूं या फिर डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम्स होगा नहीं। ओके, एक मिनट, शायद इंटरनेट। सो क्लियर, यहाँ पता चल गया आपको कि जब कैपेसिटर्स है तो इसके बीच में पहले डिस्टेंस d था क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। अब यदि मैं कोई ऐसे प्लेट, वो भी स्पेशली फॉर मेटालिक प्लेट को यदि रख रहा हूं मैं, मेटल्स तो जो क्या कर रहा है कि करंट को पास होने के लिए रास्ता दे रहा है। अब सिंपल चीज है, दोनों के बीच में कोई जगह रही नहीं, स्पेस रहा ही नहीं, तो डिस्टेंस हो जाएगा 0। अब कैपेसिटेंस का जो हमारा फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखो यहाँ D की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। अब D यदि 0 है तो यदि डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आंसर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट। आंसर हमारा D है। ओके, ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद जब सोल्व कर रहा था ना ये क्वेश्चन, क्योंकि वैसे डायरेक्टली नहीं समझ देता मैं, पहले ये क्वेश्चन को खुद सोल्व करता हूँ, आंसर मैच हो जाए बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 8 नंबर का क्वेश्चन में भी रॉन्ग गया था। ओके, तो आप समझ लो कौन से लेवल का है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा नया है, कहीं टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं दी हुई है कि ऐसे कनेक्ट करने से डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ओके, तो ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना क्वेश्चंस के अंदर, ये आप एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं, यहाँ आपको हर एक एमसीक्यू में कुछ नया स्टेटमेंट मिलेगा। जैसे ये 8th स्टैंडर्ड में आपको स्टेटमेंट मिला कि इफ आई कनेक्टेड द मेटालिक प्लेट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स, देन distance will be, that plate will be 0 because the current will be, sorry, charge will be passed from one plate to another plate via metallic plate. That means ये स्टेटमेंट मिला आपको। अब वही चीज आप 7th नंबर में क्वेश्चन में जाओगे तो वहां भी वही चीज थी कि चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया। कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एरिया पे ऊपर डिपेंड नहीं है, चार्ज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज। याद रखो, तो हर एक क्वेश्चंस के अंदर आपको एक नया स्टेटमेंट जानने को मिलेगा। यहाँ भी एक नया फॉर्मूला बन रहा था, तो ऐसे हर एक क्वेश्चन जो है उसमें से आप स्टेटमेंट बनाओ और उसके एक नोट अलग से बनाओ, और वो जो नोट्स होगी वो आपको एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि यहाँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, एमसीक्यू नहीं सोल्व कर रहे हो। ये सारे एमसीक्यू ऐसे है जो हर एक एमसीक्यू में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है आपको। तो प्लीज यहाँ इस एमसीक्यू में से आप नोट बनाओ और वो स्टेटमेंट क्या आप जेडब्ल्यू में मैक्सिमम और गुजकेट में मैक्सिमम यूज कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? Okay, sir. Yes, sir. तो Yes, 9th sir. क्वेश्चंस के अंदर 9th नंबर के क्वेश्चन है दिया हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, शायद मेरा ये भी रॉन्ग गया था क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में आंसर मेरे मैच नहीं हुए थे। तो 9th क्वेश्चन क्या है, द टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सीरीज। सॉरी, ये तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि आंसर आया था, क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया था। देखो अच्छा क्वेश्चन है, फिगर्स ऑफ द टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ज्वाइन द बैटरी।
दो कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एक्चुअली, सच में मस्त क्वेश्चन है। अब दो कैपेसिटर्स को ऐसे, दो कैपेसिटर है पहले ऐसे समझ लो। अब ये ग्राफ जो दिया हुआ है ना वो V वर्सेस X का ग्राफ है। ग्राफ कौन सा, V वर्सेस X। ओके अब यहाँ क्या है कि क्वेश्चन रीड करो पहले। टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ज्वाइंट टू बैटरी, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो फर्स्ट लाइन आपकी। अब सेकंड ग्राफ के लिए दी हुई है कि ग्राफ शोज द वेरिएशंस इन पोटेंशियल as one move from left to right on the branch containing the capacitor। समझ लो क्या है कि ग्राफ जो दिया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ, यानी कि लेफ्ट से लेके राइट, जहाँ कैपेसिटर का जो कैपेसिटर है जिस ब्रांच के अंदर, वहां हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज में जो चेंजेस हो रहा है डिस्टेंस के साथ, वो उसका ग्राफ आपको यहाँ दिया हुआ है। यानी कि ये जो है इसका ग्राफ है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ में आया पहले सभी को? यस सर। जैसे Yes, लेफ्ट sir. टू राइट जाएंगे हम, ये जो कैपेसिटेंस में से जैसे ये यहाँ आगे बढ़े, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हम आगे जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे वोल्टेज में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ समझ लो मैंने वोल्ट मीटर रख दिया, तो वोल्टेज में क्या क्या चेंजेस हुआ उसका हमने ग्राफ एक्सप्लेन किया, ग्राफ बताया हुआ है। अब उससे उसके ऊपर से हमें आंसर बताना है कि कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा है, कौन सा कैपेसिटेंस कम है, या फिर इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि नहीं है। ये सर C1 ऑप्शन है, ए। ये C2 है। बोलो डाउट किसी को? ऑप्शन ए। अरे यार पहले तो समझाने तो दे यार, कहाँ से ऑप्शन ए आ जाएगा? बोल उसका रीजन बोल, कैसा है ऑप्शन है? सर वोल्टेज इसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है इसलिए, और ग्राफ के अंदर C1 का वोल्टेज ज्यादा है और C2 का वोल्टेज कम है, वो वेरिएशन से पता चल रहा है। आंसर कौन बोल रहे, प्लीज नाम दो प्लीज मुझे। महेंद्र। वेरी गुड बेटा। एक चीज थोड़ी तूने एक्सप्लेनेशन में मार खाया कि वोल्टेज इज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। यहाँ हमें वोल्टेज और कैपेसिटेंस का रिलेशन फाइंड करना है। क्लियर? यस सर। ओके शायद आंसर तेरा सही है नहीं है वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, क्योंकि शायद तो रॉन्ग ही है, लेकिन तूने जो कॉन्सेप्ट सोचा वो सही है। राइट, आपका जो जरिया है कि कैसे आंसर आता है वो राइट है, लेकिन थोड़ा तू मार खा यस गया। सर। यहाँ आप देखिए कि हम कि कैसे आंसर आ रहा है। पहले हम देखिए कि इतना तो पता चल गया कि फर्स्ट कैपेसिटर के लिए ये लाइन है, और ये जो है यस सर। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए ये वोल्टेज है, और सेकंड कैपेसिटर के लिए ये वोल्टेज है। इतना तो पता चल गया। तो ग्राफ से ये एटलीस्ट हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगी जैसे कैपेसिटेंस के पास, तब तक तो कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि लाइन सेम है। अब जैसे कैपेसिटेंस में से हम पास हो गए तो डायरेक्टली वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो जाएगा C1 में से। अब सिमिलरली जैसे C2 में से पास हो गए तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। अब यहाँ जो फर्स्ट वोल्टेज है वो ज्यादा है हमारे V2 से, यानी कि फर्स्ट वोल्टेज V1 इज ग्रेटर देन V2। फर्स्ट कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है वो सेकंड कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा है। क्लियर? ये इतना क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो V और C का रिलेशन, महेंद्र जो था वो अपने हिसाब से सही था, लेकिन रिलेशन थोड़ा रॉन्ग हुआ उससे। क्या कैसे कि V, सर ऑप्शन सी आंसर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। ओके कौन बोला आंसर? ये प्रज। वेरी गुड। कैसे समझ लो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो Q इज इक्वल टू CV। चलो मेन डायरेक्टली फॉर्मूला पे आते हैं। अब C जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक ही टर्म्स के लिए अब होगा क्या, ये जो दोनों वोल्टेज है, एक मिनट C एंड V, हमें चाहिए किसका रिलेशन? C एंड V का। अब सीरीज में है दोनों कैपेसिटर, देखो दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो सेम क्या होगा ये तीनों में से? बोलो चलो, कांस्टेंट क्या होगा? आंसर बोलो। चार्ज। Very good. चार्ज। तो
चार्ज कांस्टेंट है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर नहीं बता देता हूँ, जो थोड़ा सा घुमा फिरा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब चार्ज कांस्टेंट है, ये चीज कौन सी, उसको हम के ले सकते, याद हो तो, चार्ज कांस्टेंट है, यानी कि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हुआ यस सीरीज सर। के लिए। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? अब यस सर। ये यस सर। कांस्टेंट है तो v नीचे आ जाएगा, तो k बाई वी इज इक्वल टू सी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो v1 यदि ग्रेटर देन है v2 तो c और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई c1 लेस देन c2 होगा, उल्टा है इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। क्लियर? यस तो हमारा Yes, आंसर sir. आएगा सी। यस सर। सच में मस्त क्वेश्चन है ये, याद रखो C and V is inversely proportional for series combinations of capacitance. Clear? यस यस डाउट? सर। कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को ये 9th नंबर में? नो सर। नो सर। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, यहाँ वोल्टेज V1 ज्यादा था, अब हमें देखना था कि V के साथ C का रिलेशन क्या है। तो वो रिलेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला रिवाइज किया, Q इज इक्वल टू CV, ये कांस्टेंट था चार्ज, तो इसी हिसाब से हमें इतना पता चला कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और दैट्स व्हाई we just assume that the C1 less than C2 because of V1 is also greater than V2. That's why C1 less than C2. तो यहाँ हमारा C जो ऑप्शन है वो सही है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 10th नंबर में। टू मेटल प्लेट्स हैविंग द चार्ज Q, एक मिनट, Q और माइनस Q है, face each other some separations and are dipped in the oil tank. If the oil is pumped out, electric field between the plate. क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, एक बीकर है, उसके अंदर ऑयल टैंक है, उसके अंदर कैपेसिटेंस के दो प्लेट है। अब दो कैपेसिटर के बीच में यहाँ क्या है, ऑयल। जो एक ऑयल क्या, एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यदि समझ लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है। क्लियर? तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या था फर्स्ट चैप्टर, या याद करो, E0/K। सेकंड चैप्टर में भी आता है कैपेसिटर्स वाले टॉपिक के अंदर, E डैश नया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E0/K। क्लियर? यस सर। जब दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/K टाइम्स द ओरिजिनल फील्ड। तो यहाँ 1/K हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है समझ लो, यहाँ जो ऑयल है वो पंप्ड आउट, पंप आउट का मीनिंग बाहर निकाल रहा है। तो जैसे यहाँ समझ लो इतना ऑयल था पहले, अब पंप आउट किया तो इतना हो जाएगा, अब यहाँ ये लेवल पे आ जाएगा, अब इतना बचा, अब वो भी माइनस हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऑयल की वैल्यू, ऑयल की क्वांटिटी कम हो रही है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम होगा। ऑयल बाहर निकाल रहे हैं बीकर में से, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल की वैल्यू भी कम होती जाएगी क्योंकि ऑयल कम होता जा रहा है। तो के यदि कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो आंसर आएगा हमारा ए, इंक्रीज। ए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल इंक्रीज। अब यहाँ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछा और कैपेसिटेंस पूछा हो तो क्या होता आंसर? सर डिक्रीज होगा। वेरी गुड। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? KC। क्लियर? केसी के हिसाब से। ये यस सर। डिक्रीज हो रहा है तो C भी डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, यस सर। तो आपको यहाँ MCQ में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं यही कॉन्सेप्ट के बेस पे। ओके, लास्ट शायद क्वेश्चन है ये, एक मिनट, हाँ, एक 11 और 12 दो क्वेश्चन अब बचे हमारे। सो 11th नंबर में क्वेश्चन है, टू मेटल sphere of the capacitance C1 and C2 carry some charges, they are put in contact and then separated.
दोनों को यदि क्या किया मैंने, सेपरेट कर लिया, they are put in contact then separated, final charge q1 q2 on them will satisfy, यानी कि फाइनल चार्ज कितना होगा। अब कॉन्सेप्ट हम लोग क्या है, चार्ज है यहाँ q1 और q2, दोनों का कैपेसिटेंस C1 एंड C2, नाउ दे आर पुट इन कॉन्टेक्ट, जब दोनों को यदि कॉन्टेक्ट में कर दूं तो क्या सेम हो जाएगा, स्टूडेंट्स आंसर दो प्लीज मुझे। चार्ज सर, तो चार्ज सही सेम हो same जाएगा। होगा। याद करो कोड आगे, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, V सेम तो हो जाएगा। पोटेंशियल वेरी गुड। अब सिंपल चीज है, दोनों को कनेक्ट ही कर लिया है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में सेम हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब पोटेंशियल दोनों का सेम है, V इज इक्वल्स टू V, V1 इज इक्वल्स टू V2। V का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू CV था, तो V इज इक्वल्स टू Q बाय C, तो V1 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1, V2 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C2। हम सेपरेटली दोनों का वोल्टेज निकाला, अब हमें यहाँ आपको आंसर में मैच करना है। अब Q1 अपॉन C1 तो कहीं नहीं है, Q1 के नीचे Q2 ही है, उसके दूसरे फॉर्म में सर, B ऑप्शन। ऐसे भी लिख सकता सर हूँ बी ऑप्शन। बी Q1 B अपॉन ऑप्शन। Q2 और C1 ऊपर चला जाएगा। सर बी ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ, समझ B गया ऑप्शन। रेसिपी। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। क्लियर? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन यस। C2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Three capacitors of the capacitance 6 microfarad are each available. Now minimum and maximum capacitance may be, अब देखो सीरीज में मिनिमम होगा कि पैरेलल में मिनिमम होगा, बोलो चलो। पैरेलल का फॉर्मूला ये था, सीरीज सीरीज का फॉर्मूला ये था, सीरीज का फॉर्मूला था ये 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1। और दूसरा फॉर्मूला हम जब कैपेसिटेंस सेम हो तो मैंने एक दूसरा फॉर्मूला लिखाया था C बाई N सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए एडिशन होगा तो जब कैपेसिटेंस सेम है तो नया फॉर्मूला था NC। नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने यहाँ 3, तो N की वैल्यू 3 है, ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू C की वैल्यू है 6 माइक्रोफेराड है, तो डाल दो फॉर्मूला में C6 N3, तो 6 बाई 3 आंसर 2, तो सीरीज में आ जाएगा हमारा 2, यानी कि ये मिनिमम आंसर है। और यहाँ N की जगह 3, C की जगह 6, 6 3 जा 18, और ये हमारा पूरा मैक्सिमम। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 and 18? डी ऑप्शन। 2 and 18, डी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। ओके, श्योर? कोई डाउट? यस। नो। आज के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? ये ऑब्जेक्टिव के आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो चलो फटाफट। सर ले लिए। ओके, और एक yes, चीज, sir. ओके अब यहाँ ऑफिशियल लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.